हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछली वीडियो में हमने लास्ट पार्ट जो था वीडियो का, उसमें हमने वुड डिस्पैच एंड एजुकेशन तक पढ़ लिया था। तो बिना टाइम गवाए अब हम आगे पढ़ते हैं लोकल स्कूल्स एंड देयर रूल। ओके, सो इन 1830 विलियम एडम, ये भी लिख लीजिए, कौन थे ये? स्कॉटिश मिशनरी। इन्हें पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रिपेयर करने के लिए स्कूल का, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं मैप टाइप, या फिर स्कूल का करिकुलम, जैसे कि पीरियड्स, या फिर स्कूल में कैसे कौन कौन से पीरियड किस टाइम चलेंगे, और स्कूल का शेड्यूल बनाने के लिए इन्हें हायर किया गया था। किसे? विलियम एडम्स को, ईयर 1930। और इसमें हमें बताया गया है लोकल स्कूल्स के बारे में। तो फिर बंगाल जो था हमारा, तो इसमें 1 लाख से भी ज्यादा पाठशाला थी, बंगाल और बिहार को मिला के। और ये बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, देयर वर स्मॉल इंस्ट्रक्शंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स। तो फिर जैसे हमारी जो पाठशाला थी, उसमें 20 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे। 20, 19 इतने हो जाया करते थे, बस इतने। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आया करते थे एक पाठशाला में। और ये ऐसे ही कम से कम 20 लाख स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर पढ़ा करते थे। और जैसे जैसे अब नया, हमारा नया वो आ रहा था, पुराने टाइम में क्या था इसमें, जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। और उसमें ना एक तो फिक्स फीस थी, किसी महीने की कम फीस, किसी महीने की ज़्यादा। और कोई सिस्टम नहीं था सेपरेट क्लासेस का, ना बेंच, ना वो ये चेयर्स आपकी, ना ब्लैक बोर्ड था। और इन शॉर्ट कह सकते हैं जो आजकल के स्कूल में फैसिलिटीज है वो नहीं थी। एक बरगद का पेड़ होता था, उसके नीचे गुरु पढ़ाते थे, वहाँ पाठशालाएं चलती थी। और वहाँ पे बच्चे अपना, मतलब बैठने के लिए कुछ सामान लेके आया करते थे, उस पे बैठते थे, कपड़ा टाइप एक। और इसमें ही गुरु पढ़ाते थे पहले। ना प्रिंटेड बुक्स थी, गुरु ही हमें ये बताते थे कि क्या पढ़ना है, स्टूडेंट्स के हिसाब से यही बताते थे। और स्कूल स्टूडेंट्स तो थे वो एक साथ नहीं, एक साथ बैठते थे, अलग अलग नहीं बैठते थे। जैसे कि अब मैं 8th में हूँ, तो फिर मैं 8th क्लास में बैठूंगा। और अब मेरा एक फ्रेंड है, वो 9th में है, तो वो 9th क्लास में बैठेगा। तो इसी हिसाब से अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड किए गए हैं। पर जो गुरु थे वो ऐसा नहीं करते थे, पाठशाला में सभी बच्चे एक साथ बैठते थे और एक ही जगह पर बैठ के पढ़ते थे। और गुरु पढ़ाते भी ऐसी चीज थे जो दोनों बच्चों को जरूरत हो। मतलब एक ही क्लास मान लो, एक पाठशाला मतलब एक क्लास, ऐसा मान सकते थे। हमारा जो सिस्टम था उसमें गुरु ही इंटरेक्ट करते थे बच्चों से। और जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, वो लोकल नीड्स के हिसाब से उसके रूल्स बनाए गए थे। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम में जो पुअर फैमिलीज के बच्चे थे, उन्हें फील्ड में जाके काम करना पड़ता था। तो फिर जो जो क्रॉप्स थी वो काटनी पड़ती थी, तो पाठशाला सब बंद रहती थी। और आफ्टर 1854 कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव ओल्ड सिस्टम। 1854 में जब कंपनी ने तब सोचा था कि ओल्ड सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। अ नंबर ऑफ न्यू टीचर्स वर अपॉइंटेड, मतलब कई सारी नंबर्स ऑफ टीचर अपॉइंट किए गए थे। और हर एक स्कूल में एक, हर एक चीज का एक स्पेसिफिक पीरियड हुआ करता था, अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक ही तरीके की क्लास ली जाती थी। और स्टूडेंट्स को भी कहा गया था कि आपको जो फीस पे करनी है वो रेगुलर फीस पे करनी है। अब हमें नहीं पता कि आपकी कितना सामान बिका है, आपका आपकी बार कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। आपको एक रेगुलर फीस पे करनी है।
एक अब एग्जाम हुआ करेगा जो जिससे आप अगली क्लास में जा पाओगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जो ड्रॉबैक्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के। तो जो पाठशाला थी जिन्होंने न्यू रूल को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने लगे, यानी कि सरकार की तरफ से फीस मिलने, उन्हें जो टीचर्स थे और स्कूल वाले थे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनकी तरफ से ही सैलरी मिलने लगी, जैसे आजकल हमारी सरकारी स्कूलों में होता है। और जिन्होंने दोज हु अनविल टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, उन्हें एक कोई भी ग्रांट नहीं मिला, कोई भी उन्हें फीस नहीं मिली। ये मतलब हम कह सकते हैं इनका एक प्लान था। अब पैसों के लालच में आदमी काम करेगा तो इनके स्कूल में करेगा, दूसरे स्कूल में नहीं करेगा। क्यों? वहां पर स्कूल से फीस तो मिलती नहीं थी इन्हें, तो इसलिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। और जो न्यू रूल और न्यू रूटीन था, उसने एक चीज उसमें खराब थी कि उसने डिमांड की थी रेगुलर अटेंडेंस की। अब हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी जब पुअर फैमिलीज के बच्चों को हार्वेस्टिंग करने के लिए फील्ड्स में जाना पड़ता था, और तो इस वजह से बहुत ही छोटा फ्रैक्शन कह सकते हैं हम, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज इनरोल्ड इन द स्कूल। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और इनमें से बस कुछ ही लोगों को जो स्कूल में थे उन्हें ही एनुअल एग्जाम पास करने के लिए अलो किया गया था। जो नई टेक्स्ट बुक छपी थी, जैसे हमारी ये टेक्स्ट बुक है तो ये छपती है, इसमें इंडिया के बारे में बताया जाता है। अब ये तो कहा नहीं जाता हमारी टेक्स्ट बुक में कि इंडिया बहुत ही बेकार कंट्री है, ये वो थोड़ा सा कह दिया जाता है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंपनी नहीं है, कंट्री नहीं है। तो पर ये नहीं था कि इंडिया को बहुत ही नीचा दिखाया जाए, ये इंडिया को ग्लोरीफाई कर रही है बुक। तो जो नई टेक्स्ट बुक आई वो ग्लोरीफाई किसे कर रही थी? ब्रिटिश रूल को, कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करती थी ये। अब पूछेंगे कॉलोनियल क्या है, तो ये वो है जो मतलब ये हमें गुलामी वो कर रहे थे, उसका रूल है ये। तो फिर इसको ये जस्टिफाई कर रहे थे कि ये ज्यादा अच्छा है। जो टेक्स्ट बुक थी उसमें इंग्लिश ही थी, मतलब इंग्लिश को ही मीडियम माना गया था, तो जो वो थे जो लोकल लैंग्वेजेस पढ़ने वाले लोग थे वो भी इन बुक्स को पढ़ नहीं पाते थे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था गांधी मतलब हमने ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने ये पढ़ लिया था पिछले पार्ट में। और अब हमें पढ़ना है गांधी जी और कॉलोनियल रूल के एजुकेशन के बारे में, उनके क्या विचार थे इस बारे में। तो जब गांधी जी साउथ अमेरिका से आए थे, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। और इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ब्रिटिश एजुकेशन, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, वो उसने एक सेंस बनाई है, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी किसके माइंड्स में? इंडियंस के माइंड्स में। यानी कि उन्होंने एक इंफीरियरिटी की सेंस बनाई है कि ये ठीक नहीं है, ये वो ऐसे ही कुछ। और उसने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मिलियंस को नॉलेज, टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू इंस्लेव देम। सबको इंग्लिश की नॉलेज देना, उन्हें इंस्लेव करना है। और बाय दैट, बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव इंस्लेव्ड द नेशन। यानी कि उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन को अगर जो हम पढ़ते हैं तो फिर हम अपने ही नेशन को इंस्लेव कर रहे हैं। वो ये भी मानते थे कि जो ये है इंडियन, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो इनकी जो इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी है ये इंडियंस को अपने ही सोशल सराउंडिंग से दूर कर देगा, और उन्हें अपने ही मतलब अपनी जगह में स्ट्रेंजर बना देगा। यानी कि हम रहेंगे तो इंडिया में ही, पर
हमें अपने ही देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। और इसी के साथ साथ बहुत सा उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज ये कहा कि हमें इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि असली फ्रीडम तभी आएगी, ही डिक्लेयर दैट रियल फ्रीडम विल कम व्हेन ओनली वी विल फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जब हम अपने आप को डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न के एजुकेशन से हम अपने आप को फ्री करेंगे तो रियल फ्रीडम तभी आएगी। और ही वॉज इन द फेयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो इंट्रोडक्शन वो फेवर में थे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी हैंडीक्राफ्ट। यानी कि वो ये सोचते थे कि हमें एक हैंडीक्राफ्ट की एक मतलब प्रोडक्टिव वो करनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं इसे कि एज अ स्कूल टाइम टेबल में हैंडीक्राफ्ट भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इनके लिए दो रीजन थे। A poor society such as India simply cannot afford to provide education for all children unless the school could generate resources from within। यानी कि जो पुअर सोसाइटी थी इंडिया के अंदर, वो उसमें से सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन को सभी बच्चों के लिए, जब तक स्कूल ही कुछ ऐसा रिसोर्स जनरेट ना कर दे उनके लिए। और जो दूसरा था, द मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट द स्कूल्स वर, द मोर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दे कुड बी। यानी कि जितना हमारा जो कंट्री है हमारी, वो जितनी इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, उतना ही हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। फिर what Gandhiji wanted to avoid was dependence of on the state with he felt he would interference from the government। यानी कि वो चाहते थे कि हमें अवॉइड करना चाहिए डिपेंडेंस। जो हम इनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हमें ये डिपेंडेंस छोड़ देनी चाहिए और हमें अपना ही एक अलग से अपने सब्जेक्ट बनाए और बाकी की अपनी अलग से ही पढ़ाई लिखाई करें। तो ये कहना चाहते थे गांधी जी। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशंस पे उनके व्यूज थे, वो जैसे वो एक नोवेलिस्ट थे। सबसे पहले तो वो नोवेलिस्ट, म्यूजिशियन, प्ले राइटर और एक पोएट भी थे। तो फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उन्होंने एक स्कूल भी खोला था, शांति निकेतन, इन 1901। और वो स्कूल कलकत्ता से 100 किलोमीटर्स अवे था। और ये मतलब रूरल सेटिंग्स में था। इन रूरल सेटिंग ही सो दैट द एन अबंडेंस ऑफ पीस। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग पढ़े लिखे ना हो, मतलब रूरल, उसे यहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और शांति निकेतन का मतलब उन्होंने अबोर्ड ऑफ पीस रखा था, मतलब होता ही है वेयर लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, मतलब सुकून से रहना नेचर में। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर ओन नेचर क्रिएटिविटी। तो नेचर के पास रहकर जो बच्चे हैं वो एक अपनी ही नेचुरल क्रिएटिविटी बना सकते हैं, मतलब उनकी जो माइंड है वो थोड़ी नेचुरली क्रिएटिव होंगे, ऐसा उनका मानना था। इन सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। जो देयर वर हाउएवर डिफरेंस टू, मतलब जो वो सोचते थे वो तो एक जैसा ही था, पर जो उनके डिफरेंस थे वो बहुत बड़े थे। क्योंकि गांधी जी थे वो हाईली क्रिटिकल थे, उन्हें ज़रा सी भी पसंद नहीं था वेस्टर्न एजुकेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम में दखलंदाजी करना। और जो टैगोर थे वो कंबाइन करना चाहते थे एजुकेशन को, किनकी एजुकेशन को, बोथ द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न
एंड द एशियंट इंग्लिश एंड द एशियंट एशियंट कल्चर ऑफ इंडिया, इन दोनों को एक साथ लाना चाहते थे। और उन्होंने इसी बारे में उन्होंने प्रेज टू नीड द टीच, उन्होंने ये भी दिखाया कि हमें नीड क्यों है पढ़ने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन में उन्हें ज़रूरत थी कि उन्होंने ये दिखाया कि हमें ज़रूरत है साइंस की और टेक्नोलॉजी की। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें आर्ट म्यूज़िक और डांस इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन के, ये होने चाहिए। सो दिस वाज द चैप्टर। अब अगले पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगर जो कुछ भी आपको डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय फॉर नाउ।